Hi, good morning, my dear student. Today we will discuss your class 12 history chapter Mahatma Gandhi and the national movement. My dear student, if you have remember my previous class where I have already discussed about that condition of the 20th century of India when the imperial rulers ruled on our country and the struggle of Mahatma Gandhi and how can he भारत वो कैसे आए, फिर उन्होंने किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नब्ज पकड़ी और किस तरीके से उन्होंने पहले किसानों के पक्ष में आंदोलन खड़े किए, वर्कर्स के पक्ष में आंदोलन खड़े किए और फिर नेशनल मूवमेंट की तरफ मूव किए। स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रूव करना सिद्ध कर रही थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न हुए और फिर 1915 में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पे पूरे भारत भ्रमण की बात की, पूरे भारत भ्रमण किया, भारत की एक्चुअल स्थिति को समझने का प्रयास किया और फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ अपनी प्लानिंग शुरू की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट देयर फर्स्ट स्पीच हु ही वाज गिवन इन BHU and I hope you have remember about that, my dear student. And we have also discussed about that Jallianwala Bagh massacre, Rowlatt Act, Kheda Satyagrah, Ahmedabad mill strike and Champaran campaign which was done by Mr. Gandhi. My dear student, these are all happened. But suddenly Gandhi found a very bond matter. He uses that for their national movement. That's what खिलाफत मूवमेंट। एक क्या था, ये खिलाफत क्या थी? तो इट मीन्स खिलाफत के लिए आई होप यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत। आई टोल्ड यू दैट द खिलाफत मूवमेंट 1999 to 1920 was a movement of Indian Muslim led by Muhammad Ali and Shaukat Ali. The demands for the followings: the Turkish Sultan of Khalifa must retain control over the Muslims' sacred place in the erstwhile Ottoman Empire. The Izratul Arab, Arabia, Syria, Iraq and Palestine must remain under Muslim sovereignty and the Khalifa must be left with the sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith. The Congress supported the movement and Mahatma Gandhi sought to conjoin it to the non-cooperation movement. I hope if you remember, I have discussed the Khilafat Day and then after the All India Khilafat Committee that was organized, that was क्या एक All India Khilafat Committee बनाई गई, बैठक हुई दिल्ली और इलाहाबाद में, गांधी जी को उसकी अध्यक्षता दी गई और फिर गांधी जी ने इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मर्ज कर दिया। ये खिलाफत जो आंदोलन था 1919 और 1920 के बीच मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा आंदोलन के रूप में लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन की कुछ मांग थी, कुछ डिमांड्स थी। शौकत अली, मोहम्मद अली के साथ साथ दुनिया के सभी मुस्लिमों के लिए खलीफा अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था, धार्मिक पद था जिसका सभी सम्मान करते थे। और क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो प्रॉमिसेस ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा की गई थी वो डिनाइड कर दी गई। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांग थी: पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरातुल अरब, इट मीन्स अरब, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन और इस्लामी पर इन देशों पे इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इन क्षेत्रों, ये पूरे क्षेत्र खलीफा के अंडर में आए, खलीफा इन पे नियंत्रण कंट्रोल करे और फिर किस तरीके से अपने मांग को ये पूरा करें, इसके लिए मूवमेंट चला रहे थे। गांधी जी को सबसे अच्छा मौका दिखा, उन्होंने इसका यूज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए किया। इसके पहले हमने बात की थी 1919 की। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मस्केर हुआ, खून खराबा चरमोत्कर्ष पे हो गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जलियांवाला बाग मस्केर में 379 लोग मारे गए ऑफिशियली और एक्चुअल में उनकी संख्या 1000 से ऊपर थी।
रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी को एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बनने में और ज्यादा सफलता मिली, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जो भी सस्पेक्टिव होगा, जिस पे संदेह होगा, उसे बिना किसी अपील, बिना दलील, बिना वकील के ही गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है। और ये सारी चीजें भारतीयों के इन फेवर में जा रही थी। गांधी जो 1914 से 1919 के बीच ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश इंपेरियल रूलर्स को सपोर्ट कर रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्हें भर्ती वाला सार्जेंट तक कहा गया, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को प्रमोट किया कि वो ब्रिटिश आर्मी में अपने को ज्वाइन कराएं। और गांधी जी का विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यदि हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज हमें हमारी स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत के लोग अत्यंत ही निरुत्साहित हुए और फिर एक बड़ा आंदोलन चलाने की बात की गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने में भी सभी लोग सहमत नहीं थे। कांग्रेस सेशन 1920 नागपुर, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय ने खुद ही विरोध कर दिया खिलाफत को इसके साथ मर्ज करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो थे, जिसमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, CR दास, सभी ने इसका विरोध किया। बाद में कांग्रेस की जो मेन सेशन होती है, स्पेशल सेशन के दिसंबर में कलकत्ता में हुई 1920, यहां पे लाला लाजपत राय और CR दास ने अपना विरोध वापस ले लिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कर दी। गांधी अब फुल फॉर्म में थे मूवमेंट चलाने के। अब यहां से गांधी जी एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। योर बुक क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट दैट कहता है कि गांधी जी होप दैट द कपलिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत India's two major religious communities, Hindu and Muslims, could collectively bring an end to colonial rules. These movements certainly unleashed a surge of the popular action that was altogether unprecedented the colonial India. The students stopped going to school and college run by the government. Lawyers refused to attend court. The working class went to strike in many towns and cities. According to official figure, there were 396 strike in 1921, involving 6 lakh workers and loss of 7 million work days. The countryside was seething with the discontent too. Hill tribe in northern Andhra violated the forest law. Farmers in Awadh did not pay taxes. Peasants in Kumaon refused to carry loads for colonial officials. These protest movements were sometimes carried out in the defense of the local nationalist leadership. Peasants, workers and others interpreted the acted upon the call to not cooperate with the colonial rules it way that best suited that interest rather than conform to the desiccated land down from above. It means author clearly explained about that कि गांधी जी ने ये आशा की थी कि असहयोग के खिलाफ के साथ साथ असहयोग और खिलाफत को एक साथ मिलाने से हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का भाव उत्पन्न होगा और जिसके साथ वो इस कॉलोनियल रूलर के साथ फाइट कर सकते हैं, मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी जो गांधी जी ने सोचा था। गांधी जी ने विद्यार्थियों से अर्ज किया था कि आप अपने स्कूल छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्कूलों को त्याग दीजिए। वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिया और फिर नॉन कॉपरेशन के नाम पे पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन चलने लगा। 1921 में 396 स्ट्राइक हुए, 6 लाख श्रमिक शामिल थे इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित रहा। जो
विलेज एरिया था, वो वहां पे भी लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के फेवर में काम कर रहे थे। कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो उत्तरी आंध्र और पहाड़ी जनजातियां थी, उन्होंने वन के कानूनों को तोड़ दिया, नहीं माना। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए, कुमायूं के किसानों ने इंपीरियल ऑफिशियल्स को सामान देने और ढोने से मना कर दिया। और इन विरोधों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। किसान, वर्कर्स, अन्य ने इसको अपने ढंग से व्याख्या की। औपनिवेशिक शासन असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने की बजाय अपने हितों से मेल खाते हुए तौर तरीकों को उन्होंने इस्तेमाल किया। पीजेड्स, वर्कर्स, किसान, हर आदमी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की व्याख्या अपने अकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें वो अपना हित देख रहा था। और इस तरीके से ये आंदोलन एक पूरे व्यापक आंदोलन के रूप में बदलने लगा था। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक, मतलब उनके जो मैं बात कर रहा हूं लुई फिशर की, लुई फिशर जो उनका ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी बायोग्राफी लिखा था, उसमें उसने असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का वर्णन किया। वो लिखता है कि असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वशासन, स्व अनुशासन आवश्यक था। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। लेकिन फरवरी 1922 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इससे मूवमेंट को गांधी जी को वापस लेना पड़ा। और यह मूवमेंट था चौरी चौरा का मूवमेंट। चौरी चौरा में किसानों के एक समूह पे संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा जिले जगह पे पुलिस स्टेशन पे किसानों के एक शांति मार्च पे गोली चलाई गई। किसान क्रुद्ध होकर के थाने को घेर लिए, 21 सिपाहियों के साथ थाने को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी को बड़ा झटका लगा। गांधी जी ने बारदौली में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेने की निर्णय लिया और इसका दूरगामी परिणाम पड़ा। कांग्रेस के बड़े लीडर्स मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने गांधी के इस कदम की तीखी आलोचना की। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव के अपराध की सजा हिमालय के एक गांव को देना कहां तक उचित है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब देश का उत्साह चरम पे था, आंदोलन वापस ले लेना एक विपत्ति से कम नहीं था। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट गांधी के अगेंस्ट दिए गए, लेकिन फिर भी गांधी ने मूवमेंट वापस लेना उचित समझा। गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, 6 साल की सजा हुई गांधी को और फिर गांधी जेल भेज दिए गए। लेकिन 4 साल में ही गांधी की स्वास्थ्य की बिगड़ती हुई दशा को देख करके गांधी को फ्री कर दिया गया। गांधी इस पूरे आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे भारतीय भी जेल में डाले गए, बहुत सारे लोग भी जेल में डाले गए, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जब जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड जो जज था, जो गांधी को सजा सुना रहा था, उसने एक स्टेटमेंट दिया। वो एक बात कहता है, व्हाट आई विल टेल यू, मैं पढ़ूंगा उसको, सुनिए। कहता है ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट द थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज्ड विद सेडिशन। द जज who presided over his trial, Justice C.N. Broomfield, made a remarkable speech while pronouncing his sentence. What Broomfield told about Mr. Gandhi during that trial was running, जब ट्रायल हो रहे थे, ट्रायल खत्म हो रही थी, तो गांधी के बारे में उसने क्या कहा? कहते हैं ब्रूमफील्ड कि it would be impossible to ignore the fact, it would be impossible to ignore the fact, remarked the judge, that you are in different category from any prison I have ever tried or I am likely to try. It would be impossible to ignore the fact that in the eye of millions of your countrymen, you are a great patriot and leader. Even those who differ from you
in politics look upon you as a man of high ideals and of even the sanity life. Since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But said Judge Broomfield, if the course of event in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better placed than I. ब्रूमफील्ड कहता है कि जज ने निर्णय देते हुए सुनाया कि इस तथ्य को, कहता है कि वो इस तथ्य को नकारना असंभव है या असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की या जिनकी जांच करूंगा, आप उन सबसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव है कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, उनके लिए भी आप एक उच्च आदर्श वाले मनुष्य हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उसे न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करने का निर्णय लिया गया, यह संभव हुआ, तो इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी दूसरों की तुलना में। मतलब ब्रूमफील्ड कह रहा था कि गांधी जी के कैरेक्टरिस्टिक को बताते हुए कह रहा था कि आज तक मैंने जितना भी जांच किया, आज तक मैंने जितने भी लोगों के ट्रायल किए अपने कोर्ट में या करूंगा, उन सब में आप यूनिक हैं। आप अपने देशवासियों की निगाहों में एक महान देशभक्त और महान नेता हैं। इवन राजनीति में भी आप अपने से विभिन्न मत रखने वाले लोगों के लिए एक उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हैं। आपने राजद्रोह किया है, आपको सजा 6 साल की तो देनी पड़ेगी। लेकिन यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में घट रही घटनाओं के संदर्भ में यदि आपकी सजा को माफ करती है या कम करती है, रिड्यूस करती है, तो इससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये बात ब्रूमफील्ड कहते हैं। दैट लाइन प्रूव दैट एवरीवन हाईली इन्फ्लुएंस्ड मिस्टर गांधी ड्यूरिंग दैट टाइम। That was the very important things which you have to understand. That's why I am saying, why I am telling with you, because you have to know about that, the characteristic of Mr. Gandhi. What is the meaning of Satya? What is the meaning of Ahimsa? And what is the meaning of Satyagraha? Satya, it means truth. Ahimsa, it means non-violence. And Satyagraha, it means Satyagraha. It means demand for truth. सत्य के लिए किया गया आग्रह, that is demand for truth. Truth, non-violence and demand for truth, that 3 weapons of Mr. Gandhi which he used in the national movement, and he wanted that every countryman accepted their views to fight against Britishers. But unfortunately, what he find? Unfortunately, he find that the Chauri Chaura movement, the Chauri Chaura incidents changed the path of this whole movement, non-cooperation movement. गांधी जी टेकन बैक दिस मूवमेंट, वापस ले लिया उन्होंने, सजा हुई, जेल गए, लेकिन गांधी ने अपनी पहचान राष्ट्रीय आंदोलन के पद पे स्थापित किया। गांधी जी अब जन नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण के लिए किए गए जो प्रोमिसेस थे उनको उन्होंने पूरा किया, और अब व्यवसायिक और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन में लाना शेष रह गया था। गांधी जी ने कॉमन लोगों को आंदोलन से जोड़ दिया था। अब बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेशनलिस्ट को, इंटेलेक्चुअल्स को मूवमेंट से जोड़ना बाकी रह गया था। कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर नेशनल मूवमेंट में भाग लेना शुरू कर दिए। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते थे, उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते हैं, उनकी ही तरह रहते हैं, उनकी ही भाषा बोलते हैं। ये सारी चीजें
गांधी को एक जन नेता के रूप में प्रसिद्ध कर रही थी। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते, बल्कि वे उनकी सहानुभूति रखते हुए उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। I mean to say that Mr. Gandhi always treated himself as a common man. They stand with them. They felt their emotions. They wear their clothes according to their own ways. Their act, their behavior, everything is similar than common people. So that's why Gandhi became the famous leader in the common peoples. It means these are all characteristics prove that Mr. Gandhi a people's leader. गांधी अपने को एक पीपुल्स लीडर के रूप में प्रूव करने में सफल हुए। सामान्य जन के साथ साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां एक राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय जो बदलंगा तरीके से उस कपड़े पहनते थे, उससे अलग हटके गांधी ने क्या पहना, एक धोती, एक लंगोट, और इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कातने के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था के प्रचलन, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद दी। गांधी always treated himself as a common people. She did work as a common people. In a day, he gave some time क्या करने के लिए, टू वीविंग क्लॉथ्स। वो चरखा चलाने में कुछ समय गुजारते थे। चरखा ने कई सारी चीजों को बदला। उन्होंने न केवल खुद चलाया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रवादियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस चरखे ने एक तरफ तो जाति व्यवस्था पर चोट की और दूसरी तरफ शारीरिक श्रम की जो दीवार थी उसको भी तोड़ने में मदद किया। जैसे स्पेशली कोई एक वर्ग कोई एक काम करेगा, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट सोसाइटी में थी, गांधी जी ने अपने इस मीडियम से उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया। ये जो घटनाएं हो रही थी, आप अगर चरखा चलाते हुए एक पिक आपके बुक में दी गई है, आई थिंक पेज नंबर 352, इफ यू विल सी योर पेज नंबर 352 इन थर्ड पार्ट, वेयर यू हैव सीन द गांधी सीटेड ऑन अर्थ एंड ही क्या कर रहे हैं, वो चरखा चला रहे हैं। महात्मा गांधी वाज profoundly the critical of modern age in which machines enslave human and displace labor. He saw the charkha as a symbol of human society that would not glorify the machines and technology. The spinning wheels, moreover, could provided the poor with supplementary income and make them self-reliant. What I object to is the craze for machinery as such. The craze is for what they call labor-saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. I want to save time and labor not for function of mankind but for all. I want concentration of wealth not in all hands of a few but in the hands of all. Young India, 13 November 1924. This was the ideology of Mr. Gandhi. जब गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी आधुनिक युग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस आधुनिक युग में जब मशीनों ने मानव को गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर श्रम को पूरी तरीके से हटा दिया था, इसकी गांधी घोर आलोचना करते हैं। उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीन और प्रौद्योगिकी की बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। गांधी महसूस करते थे कि चरखा एक ऐसी चीज है जो मशीनों के कंपटीशन को रोक सकता है। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी भी बना सकता था। गांधी यंग इंडिया 30 नवंबर 1924 में अपनी बात को एक्सप्रेस करते हुए लिखते हैं कि मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है और ये जो सनक है वो श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाने में लगे रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़क पर न फेंक दिए जाए।
मैं मानव समुदाय को किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम चाहता हूं। मैं धन का सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता, एकीकरण नहीं चाहे, केंद्रीकरण नहीं चाहता, बल्कि धन सभी लोगों के हाथों में समान रूप से रहे। मैं ये चाहता हूं। गांधी ये बात कहते हैं चरखा के लिए। गांधी कहते हैं कि खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वह इसके प्रयोग को निमित्त करता है कि इससे विकास को नियंत्रित करता है। वह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करते हैं। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इट मीन्स गांधी हियर मिस्टर गांधी ट्राइड टू एक्सप्लेन द चरखा दैट वाज a symbol of the common peoples and their dignity. गांधी चरखे को ही एक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद का सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। 1921 में साउथ इंडिया की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना। ये ऐसी विशेषता थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व को उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रत्युत्तर में रिएक्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे, जवाब दे रहे थे। इट मीन्स एक घटना घटती है गुवाहाटी में। आई होप यू रिमेंबर योर क्लास 9th SST चैप्टर क्लोथिंग वेर यू फाइंड दिस इंसिडेंट आल्सो। एक विमेंस है साउथ की, कहती है कि गांधी जी खद्दर तो काफी महंगा है, खद्दर हम कैसे पहनेंगे, और साड़ी, खद्दर की साड़ी काफी लंबी होती है, इसका कास्ट, इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है, और ये हमारे लिए वेरिएबल नहीं है, हम इसको खरीद नहीं सकते, हम इसे कैसे पहने। तो गांधी जी कहते हैं कि चरखा चलाइए, घर में सूत काटिए, साड़ी बनाइए और फिर पहनिए। गुवाहाटी सेशन में जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो गांधी जी वहां पे फुल कपड़े पहने रहते हैं, पैंट शर्ट दूसरे रूप में रहती है। वहां पे एक लड़का कहता है गांधी जी से कि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं और हमें खादी पहनने कहते हैं। गांधी जी ने गुवाहाटी सेशन से डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी भी वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े नहीं पहनूंगा, और उन्होंने वहीं से धोती पहनना शुरू किया। 1921 गांधी जी साउथ में थे, बाल बड़े बड़े थे गांधी जी के। गांधी ने कॉमन पीपुल से अपनी पहचान रखने के लिए गांधी ने अपने बाल छिड़वा लिए और गांधी एक कॉमन पीपुल की तरह से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिए। दैट्स वाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टर गांधी वॉज फेमस इन द कॉमन पीपुल वेरी मच, बहुत ज्यादा। दिस आइडेंटिफिकेशन वॉज स्टडिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस, while other nationalist leader dressed formally wearing a western suit or Indian the bandangla. Gandhi ji went among the people in simple dhoti or loin cloth. Meanwhile, he spent part of each day working on the charkha, spinning wheel, and encouraged other nationalists to likewise. The act of spinning allowed Gandhiji to break the boundaries that the prevailing within the traditional caste system between the mental labor and the manual labor. That are the very important things. Gandhi tried to give the message that no one had to any type of proud that I am very prosperous and I am very upper caste people. Everyone is equal before Gandhian ideology. Everyone had to spend their sometimes to spinning wheel, to working on charkha, and on the basis of that, the boundary of the extremist casteism and the boundary of the labor that has broken, इसको तोड़ा जा सकता है, that can be आसानी से। और इस तरीके से गांधी ने चरखे को अपना महत्वपूर्ण हथियार बनाया। चरखे के माध्यम से गांधी ने अपने को प्रयुक्त किया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी चरखे के साथ जब
गांधी की फोटो देखते हैं, व्हेन यू विल सी द मिस्टर गांधी विच इज स्पिनिंग व्हील, दैट वाज द सिंबल ऑफ द नेशनलिस्ट पैट्रियाटिक पर्सन। ये राष्ट्रवाद के, देशभक्ति वाले मानव का एक रूप दिखाई देता है। एक भारतीय के रूप में वो अपने को एक्सप्रेस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुक्त कर देने वाला अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात जो रिपोर्ट थे और जो र्यूमर्स थे के आधार पे पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के मन में महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वो इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया, गांधी जी का स्वागत किया। शाहिद अमीन लिखते हैं कि जब गांधी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह लोगों से मिलने के क्रम में आगे बढ़ रहे थे तो लोगों को गांधी जी में एक दैवी पुरुष दिखाई दिया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट लिखा। आई विल नॉट एक्सप्लेन होल रिपोर्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू हैव टू रीड पेज नंबर 353। तो आज के लिए इतना ही। आप इस स्टोरी को पढ़िए, देखिए, कल फिर बात करेंगे इसके आगे। गुड बाय एंड टेक केयर।